हेलो एवरीवन, वेलकम टू टारगेट एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल। आज हम लोग 2023 का हमारा जो प्रीवियस ईयर पेपर है उसमें साइंस का सेक्शन करेंगे। ठीक है, हमने इससे पहले 2024 का साइंस का सेक्शन करा था, तो हम पूरा सेक्शन यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। और ये क्लास थोड़ी लंबी रहने वाली क्योंकि इसमें मैथ्स के क्वेश्चन भी आपके रहेंगे और साइंस के भी रहेंगे। तो साइंस के तो जल्दी हो जाते हैं, पर मैथ्स के क्वेश्चन हम एक एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। उसके बाद हम प्रॉपर आंसर निकालने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठना है, अपनी नोटबुक वगैरह लेके बैठनी है। साइंस के क्वेश्चन के साथ साथ आपको मैथ के क्वेश्चन भी मेरे साथ यहाँ पे सॉल्व करना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। लेकिन उस हाँ, इस क्लास की पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? इस क्लास की पीडीएफ आपको टारगेट एंट्रेंस एग्जाम के एप्लीकेशन पे मिलेगी। आपने उसके लिए क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से टारगेट एंट्रेंस एग्जाम का एप्लीकेशन डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको पीडीएफ एक्सेस करनी है वहां से। इसके अलावा अगर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए 2016 से 2025 तक के हिंदी मीडियम में, ठीक है, चाहे आप आर्ट से हो चाहे आप साइंस स्ट्रीम से हो, ठीक है, हमारे पास दोनों अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है, इस नंबर पे मैसेज करना है। इस नंबर पे मैसेज करने के बाद आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, ₹39 का आपको पेमेंट करना है। और 39 का पेमेंट करने के बाद आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू विद एक्सप्लेनेशन आपको मिल जाएंगे, हिंदी मीडियम में रहेंगे। इसके अलावा अगर आप कॉमर्स स्ट्रीम से हैं तो आपको 2023 से 2016 तक के सारे पीवाईक्यू मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको भी उसके लिए भी आपको इसी नंबर पर मैसेज करना है। ठीक है, क्लास स्टार्ट करते हैं। आप अपना पेन पेपर लेके बैठिएगा ताकि आप साथ साथ मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो 51 क्वेश्चन हमारा है, विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है। विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है? न्यूटन, कैलोरी, जूल या वाट? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? तो विद्युत शक्ति यानी इलेक्ट्रिक पावर का जो एसआई मात्रक होता है वो वाट होता है, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ए बी सी डी में कौन सा आंसर हो जाएगा? डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक कुलॉम पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड लिखा है ना, यानी पर सेकंड है ये। एक कुलॉम पर सेकंड किसके बराबर होता है? एक वोल्ट के बराबर होता है, एक एम्पियर के बराबर होता है, एक ओम के बराबर होता है, या एक वाट के बराबर होता है? कुलॉम पर सेकंड किसके बराबर होता है? एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। एम्पियर किसका है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक है। एम्पियर क्या है? विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ठीक है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको बताना है इनमें से कौन सी एक अदिश राशि है। दो प्रकार की राशियां होती हैं, सदिश होती हैं, अदिश होती हैं। तो जो सदिश राशियां होती हैं उसमें क्या होता है, जिसमें परिणाम के साथ साथ परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। ठीक है, अगर परिमाण भी होगा दिशा भी होगी, सदिश राशियां होती हैं। अगर सिर्फ परिमाण होता है कोई दिशा नहीं होती तो वो अदिश राशियां होती है। आपको बताना है इसमें से किसमें परिमाण तो है दिशा नहीं है। संवेग, बल, द्रव्यमान और वेग। तो इसमें से कौन सी अदिश राशि हो जाएगी हमारी? द्रव्यमान। द्रव्यमान एक हमारी अदिश राशि होती है। इसमें केवल परिमाण होता है, उसमें कोई दिशा नहीं होती। ठीक है, तो हमारा सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 54 क्वेश्चन। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर रखता है। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना करें। देखो, हम लास्ट क्लास में जब हमने क्वेश्चन कराया था, सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया था 2024 में। तो सेम इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला लगेगा और इसी तरीके का क्वेश्चन था। बस उसमें थोड़ा सा जमीन से ऊपर कोई सामान उठाया गया था, बस इस तरीके से था क्वेश्चन। तो ठीक है, सेम फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। ओके, पहले लिख देते हैं दिया क्या क्या है। एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है, तो एम बराबर हो जाएगा 20 केजी, मास जो है 20 केजी हो जाएगा हमारा। और उसे जमीन से 2 मीटर ऊपर अपने सर पर उठाता है। जमीन से जो ऊंचाई होती है उसे क्या कहते हैं? एच कहते हैं। ठीक है, एच हाइट। तो क्या हो जाएगा? 2 मीटर हो जाएगी। ठीक है, 2 मीटर हो जाएगी। अब आपको पूछा गया है सामान पर इसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए, मतलब वर्क। वर्क पूछा गया है। वर्क का फॉर्मूला होता है एम जी एच, और जी की वैल्यू आप सबको पता है क्या होती है? 10। तो हम 20 इंटू 10 इंटू 2, ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 40 इंटू 2, दैट इज नहीं सॉरी सॉरी, ये हो जाएगा 40 इंटू 10, 40 इंटू 10, एक सेकेंड, 40 हो जाएगा ये, और ये 10 हो जाएगा 400। ठीक है, 400 जूल, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और जी की वैल्यू हमें गिवन भी है वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से क्या एक पास्कल के बराबर है? पास्कल जो होती है वो प्रेशर की एसआई यूनिट होती है,
प्रेशर यानी दाब की एसआई इकाई होती है। और आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा एक पास्कल के बराबर होता है। 1 न्यूटन प्रति सेंटीमीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 1 न्यूटन प्रति वर्ग सेंटीमीटर, या 1 न्यूटन प्रति मीटर। इसमें से कौन सा जो होता है वो एक पास्कल के बराबर होता है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, हो जाएगा 1 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। औसत शक्ति निम्न में से किसके बराबर होती है। आप देख रहे होगे साइंस से बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आ रहे। हाँ, डायरेक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा जरूर जा रहा है, लेकिन डायरेक्ट बहुत ज्यादा टफ क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जा रहे। ये भी डायरेक्ट फॉर्मूला है। औसत शक्ति किसके बराबर होती है, पी एवरेज किसके बराबर होती है। लिया गया समय अपॉन कुल प्रयुक्त ऊर्जा, कुल मुक्त ऊर्जा अपॉन कुल प्रयुक्त ऊर्जा, किया गया कुल समय बटे तय दूरी, या कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। तो किसके बराबर होती है, तो ये होती है हमारी कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय। जो औसत शक्ति यानी पी एवरेज की वैल्यू होती है वो क्या होती है, कुल प्रयुक्त ऊर्जा बटे कुल समय, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, घनत्व निम्नलिखित में से किसका अनुपात है। घनत्व जो रो होता है वो निम्नलिखित में से किसका अनुपात है, मतलब इसका फॉर्मूला क्या है। द्रव्यमान प्लस आयतन, आयतन बटे द्रव्यमान, द्रव्यमान बटे आयतन, या द्रव्यमान गुणा आयतन। तो जो घनत्व होता है वो द्रव्यमान और आयतन का अनुपात होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, यानी हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। रो इज इक्वल्स टू एम अपॉन वी होता है। ठीक है, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, जैसे ही एक तरल पदार्थ की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव क्या होता है। अपरिवर्तित रहता है, शून्य हो जाता है, कम हो जाता है, या बढ़ जाता है। तो आपको क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। देखो, द्रव दाब नियम के अनुसार द्रव के भीतर किसी बिंदु पर दाब स्वतंत्र तल से बिंदु की गहराई के अनुक्रमानुपाती होता है। जैसे ही एक तरल की मुक्त सतह से गहराई कम होती है, तरल द्वारा डाला गया दबाव कम हो जाता है। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। द्रवों ठोसों का द्रवों में पिघलना, गैसों का द्रवों में द्रवीकरण, पदार्थों का किण्वन, या द्रवों का गैसों में वाष्पीकरण। तो क्या आंसर हो जाएगा, इनमें से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन नहीं है। भौतिक परिवर्तन नहीं है, देखो क्या आंसर हो जाएगा, पदार्थों का किण्वन, यानी सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ये एक रासायनिक प्रक्रिया है। पदार्थों का किण्वन से उदाहरण क्या हो जाएंगे हमारे, इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे कौन कौन से, दूध से दही का बनना। ठीक है, दूध से दही का बनना। एक आपसे बार बार पूछा जाता है दही में कौन सा बैक्टीरिया होता है, तो कौन सा होता है, लैक्टोबैसिलस होता है। ठीक है, और दूसरा एक हो जाएगा गन्ने के रस से सिरके का बनना। गन्ने के रस से सिरके का बनना, ये दोनों के दोनों उदाहरण आपके हो जाएंगे, पदार्थों के किण्वन के उदाहरण हो जाएंगे, और ये एक रासायनिक परिवर्तन है। इसको यहाँ लिख देते हैं, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, संतुलित रासायनिक समीकरण के अनुरूप होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण है हमारी, वो किसके अनुरूप होती है। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होती है, एवोगैड्रो का नियम होता है, गैसीय आयतनों का नियम होता है, गुणित अनुपात का नियम होता है। तो जो हमारी संतुलित रासायनिक समीकरण होती है ना, वो हमारी द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुरूप होती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, ए बिल्कुल सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किसने परमाणु की अविभाज्यता के बारे में बताया था। परमाणु की अविभाज्यता के बारे में किसने बताया था, डाल्टन ने, गोल्स्टीन ने, बोर ने, या रदरफोर्ड ने। तो परमाणु की अविभाज्यता के बारे में सबसे पहले बताया था डाल्टन ने, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जल के कितने अणु कॉपर सल्फेट के एक अणु में उपस्थित होते हैं, 5, 6, 3 या 4। तो पहले हम देख लेते हैं कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4.5H2O। अब आप देखो कितने वाटर मॉलिक्यूल है, 5 वाटर मॉलिक्यूल है, 5 जल के अणु हैं, तो कितना आंसर हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। और CuSO4.5H2O को हम कहते हैं क्यूप्रिक सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किसी यौगिक की सबसे छोटी संभव इकाई को क्या कहा जाता है? अणु कहते हैं, न्यूट्रॉन कहते हैं, परमाणु कहते हैं या नाभिक कहते हैं? सबसे छोटी इकाई अगर आपसे पूछी जाए किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो कौन सी होती है? अणु कहलाती है। कौन सी इकाई सबसे छोटी होती है? अणु कहलाती है ना? तो ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट डेफिनेशन है ये तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दिए गए विकल्पों में से निम्नलिखित कथन के लिए सही विकल्प का प्रयोग करके रिक्त स्थान भरें। तत्व में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। कौन से तत्व में? एफ है, एस है, एफ है या एच है? मतलब हाँ, मतलब आपका क्या हो जाएगा इसमें से? देखो, सबसे पहली चीज आपको समझनी पड़ेगी कि कौन से तत्व ऐसे होते हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। तो कौन से होते हैं? वो धातु होते हैं। तो आपको इसमें से देखना है कौन सा एक मेटल है या कौन सा एक धातु है, तो आंसर आपको इसमें मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोरीन, सल्फर, आयरन या हाइड्रोजन? तो क्या आंसर हो जाएगा? फ्लोरीन आंसर हो जाएगा, सॉरी आयरन आंसर हो जाएगा। तो सी हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो एक धातु है और धातुओं में इलेक्ट्रॉन को खोने की सबसे बड़ी प्रवृत्ति होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जब हम समूह में नीचे की ओर जाते हैं, मतलब आपकी पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं ऐसे, तो क्षारीय ऑक्साइड के निर्माण की प्रवृत्ति क्या होती है? पहले घटती है फिर बढ़ती है, घटती है, बढ़ती है या नियत रहती है? पीरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आ गया है, प्रॉपर्टीज से क्वेश्चन है डायरेक्ट ये। तो क्या होता है, जब हम समूह में नीचे की ओर बढ़ते हैं तो जो क्षारीय ऑक्साइड की जो प्रवृत्ति होती है वो बढ़ती है। ठीक है, तो सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ऊपर से जब नीचे की ओर आएंगे तो जो ऑक्साइड्स बनाएंगे ना, जो आपके बेसिक ऑक्साइड्स बनेंगे, वो उसकी जो प्रवृत्ति होती है, मतलब जो बेसिक ऑक्साइड बनने की टेंडेंसी होती है वो बढ़ जाती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पौधों में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? उसे क्या कहते हैं? विकृति विज्ञान कहते हैं, क्रिया विज्ञान कहते हैं, फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं या फोटोमार्फोजेनेसिस कहते हैं? फोटोमार्फोजेनिस कहते हैं, क्या कहते हैं? ए, बी, सी या डी? तो इसे क्या कहा जाता है? इसे फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। पौधों की बीमारी का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहते हैं? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पानी की कमी के कारण कोशिका के संकुचित होकर कोशिका भित्ति से अलग होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डी, प्लाज्मोसिस कहते हैं, साइटोसिस कहते हैं, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं या प्लाज्मोलिसिस कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मोलिसिस, यानी जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं इसको हिंदी में, और क्या कहते हैं? प्लाज्मोलिसिस कहते हैं। यानी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, माइक्रोकॉन्ड्रिया को विचित्र अंगक क्यों माना जाता है? क्योंकि वो सेल के पावर हाउस है, क्योंकि वो सेलुलर अंतवस्तु कहलाती है, क्योंकि वे सूक्ष्म जीवों को पचा सकते हैं, या क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होता है? विचित्र अंगक क्यों कहते हैं? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? इसलिए विचित्र अंगक कहते हैं क्योंकि इसमें राइबोसोम और डीएनए होते हैं, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मध्य कान में मौजूद 3 हड्डियों के क्या नाम होते हैं? फीमर, हैमर, टिबिया, हैमर, एनविल, स्टीयरअप या ह्यूमरस, हंसली, स्टीयरअप या रेडियस, उल्ना और हैमर? क्या आंसर हो जाएगा? मध्य कान में उपस्थित 3 हड्डियों के नाम कौन से होते हैं? हैमर, एनविल और स्टीयप। कहां पर है ये? बी ऑप्शन पे है, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युतीय होती है, रासायनिक होती है, भौतिक होती है और विद्युत रासायनिक होती है? तो तंत्रिका आवेग की प्रकृति कैसी होती है? विद्युत रासायनिक होती है, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका इनमें से कौन सी है? एक पशु के शरीर की सबसे बड़ी कोशिका ऑस्ट्रोसाइट्स है, न्यूरॉन है, क्रोमेटोफोरस है, फोसर है या लिम्फ कोशिकाएं हैं? तो कौन सी है? इनमें से एक पशु की शरीर की सबसे बड़ी कोशिका होती है न्यूरॉन, तो बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हीम या हेम का भाग है? मैग्नीज, लौह, कोबाल्ट और या मैग्नीशियम?
निम्न में से कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम या हेम का भाग है? हीमोग्लोबिन अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा तो आपको पता रहेगा उसमें कौन सा मेटल होता है। कौन सा होता है? इसमें होता है लौह, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। जो पिगमेंट होता है ना उसमें, वो भी हीम होता है। ठीक है, रेड कलर जो होता है। तो इसमें जो हिम में जो लौह युक्त यौगिक होता है वो हिमेटिन होता है। तो इसमें जो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा तत्व मानव रक्त के हिम का भाग है, तो कौन सा है? लौह यानी आयरन। ठीक है, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विटामिन के प्राकृतिक रूप से डैश में पाए जाने वाले जीवाणुओं द्वारा निर्मित होता है। विटामिन के अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या आंत? अग्नाशय, गुर्दा, हृदय या आंत? क्या आंसर हो जाएगा इसका? आंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आंत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस बीमारी विषाणु जनित होती है? इनमें से कौन सी बीमारी विषाणु जनित होती है? खसरा, तपेदिक, टाइफाइड या डिप्थीरिया? विषाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां में से इनमें से कौन सी होती है? तो क्या आंसर हो जाएगा? खसरा। ठीक है, विषाणु जनित बीमारी होती है ये, खसरा हमारी विषाणु जनित बीमारी होती है। इसके अलावा जैसे आपका रेबीज हो गया, एड्स हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, चेचक हो गया, पोलियो हो गया, ये सब हमारी विषाणु जनित बीमारियां होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से एक संक्रामक रोग नहीं है। इनमें से एक संक्रामक रोग नहीं है। हैजा, खसरा, मलेरिया या मधुमेह? संक्रामक रोग का मतलब जो फैलता नहीं है। इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? हैजा, खसरा, मलेरिया या मधुमेह? तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? डायबिटीज यानी मधुमेह, जो डी आंसर हो जाएगा, वो एक संक्रामक रोग नहीं है। जो मधुमेह है वो फैलता नहीं है। ठीक है, तो 75 क्वेश्चन तक जो हुए हैं वो सब हमारे साइंस के क्वेश्चन थे। अब हम क्या करेंगे, अब हम हमारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा ताकि मेरे साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सके। ठीक है, तो 76 क्वेश्चन हम करेंगे। 76 क्वेश्चन है हमारा, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होती है? पेन पेपर लेके बैठना, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, 3 अंकों की कितनी संख्याएं 8 से विभाज्य होती हैं? 114, 111, 113 या 112? ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है जो 8 से विभाज्य होगी, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी 8 से विभाज्य होगी। फिर उन दोनों के बीच में देख लेंगे कितनी संख्या है जो 8 से विभाज्य हो रही है, तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? तो सबसे पहले आपने मुझे बताना है कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या जो 8 से विभाज्य होगी वो कौन सी होगी। देखो, सबसे पहले तो आप मुझे बताओ 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? 100 होती है। ठीक है, इससे पहले तो 99 आता है। 99 जब आता है तो वो 2 अंकों का होता है। उसके बाद 100 आता है। 100 हमारी 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है। ठीक है, तो सबसे छोटी संख्या जो, तो 100 के बाद हमारी, मतलब 100 तो 8 से डिवाइड नहीं होता, मतलब विभाज्य नहीं होता, तो कौन सी संख्या होती है? तो 8 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या कौन सी होती है? अगर आप देखोगे 100, 101, 102, 103, 104 में 104 जो होता है वो 8 से विभाज्य हो जाता है। ठीक है, होने वाली, आई थिंक हम नेक्स्ट, हाँ, नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को करेंगे तो और ज्यादा क्लियर तरीके से हमें समझ में आएगा। ठीक है, हम नेक्स्ट पेज पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप लोग मेरे साथ सॉल्व करते रहिएगा। देखो, 8 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 104 होगी। ठीक है, आप देख भी सकते हो, 100, 101, 102, 103 में से कोई 8 से डिवाइड नहीं होता। कौन सा होता है? 104 जो होगा वो 8 से डिवाइड होता है, तो 104 हो गई। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे कि 8 से विभाज्य होने वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? 3 अंकों की। सबसे छोटी संख्या ये 3 अंकों की है। ठीक है, ऐसे तो बहुत सारी हो जाएंगी, पर 3 अंकों की हमसे पूछी गई है क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया गया था 3 अंकों की। ओके, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है? अच्छा, सबसे बड़ी संख्या जो होती है 3 अंकों की वो कौन सी होती है? 9, 9 और 9 होती है। इसके बाद जो 1000 आ जाता है वो हमारे 4 अंकों का हो जाता है। ओके, अब आपको देखना है इससे पहले कौन सी संख्या है जो 8 से विभाज्य होगी। जब आप देखोगे तो आपको पता लगेगा 8 से विभाज्य होने वाली सबसे छोटी संख्या जो होती है वो होती है 992 होती है। ठीक है, ये भी 3 अंकों की हमने बोली।
ओके। अब आप मुझे एक बात बताओ कि जब 8 से डिवाइड हो रही है तो उन दोनों के बीच में डिफरेंस 8 का रहा होगा, मतलब होगा क्या, सीरीज कैसे चल रही होगी, 104 के बाद अब 112 होगा जो 8 से डिवाइड होगा, 8 ऐड करो, ठीक है, उसके बाद 120 होगा और ऐसे ऐसे चलते चलते ये 992 हो जाएगा। तो यानी हमारी पूरी सीरीज बन गई। अब हम क्या करते हैं, अब हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। फॉर्मूला क्या होगा हमारा, देखो फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें जो ए होता है, ए इसमें ए क्या होता है, ए हमारा होता है पहला पद, पहला पद, ठीक है। जो टी एन होता है, टी एन हमारा क्या होता है, अंतिम पद, अंतिम पद, ठीक है। और इसके अलावा हमारा क्या रह गया, डी हमारा क्या होता है, सर्वांतर, मतलब इन दोनों के बीच का जो अंतर रहेगा वो हमारा डी हो जाएगा। और एन इसमें क्या होता है, जो एन है वो है पदों की संख्या, पदों की संख्या, मतलब टोटल कितने पद हैं इसमें, कितने नंबर्स हैं। तो हमें क्या निकालना है, हमें तो एन निकालना है, क्योंकि हमें तो पता करना है 104 से 992 के बीच कितने ऐसे नंबर्स हैं जो 8 से डिवाइड हो रहे हैं। ओके, हमने ये पता करना है। डायरेक्ट फॉर्मूले में आंसर लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, टीएन की वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 992 हो जाएगी, अंतिम पद है तो 992। ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये पहला पद है, 104 हो जाएगी, प्लस एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, एन हमें निकालना है तो एन माइनस वन ऐसे ही रखेंगे। और डी हमारा अंतर है, तो अंतर कितने का है, 8 8 का अंतर है सब में। ओके, तो क्या आंसर हो जाएगा, अब बस हमने एन की वैल्यू निकालनी है और आंसर निकालना है। देखो सॉल्व करते हैं, 992 आप मेरे साथ सॉल्व करिए इसको, 104 प्लस 8n माइनस 8, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हमारा 8n की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या हो जाएगी, 992 माइनस ये हो जाएगा 96। ओके, नो प्रॉब्लम, यहीं पे हो जाएगा। तो n की 8n बराबर हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 896, और 896, और ये हमारा क्या हो जाएगा, क्या आंसर हो जाएगा, n की वैल्यू हमारी हो जाएगी 896 अपॉन 8, दैट इज हमारी 112। तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी, 112, यानी इसके बीच में 112 पद होंगे या 112 संख्याएं होंगी तीन अंकों की कुल, जो 8 से विभाज्य होंगी, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 8 एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का महत्तम समापवर्तक है HCF क्या है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला ज्ञात होना चाहिए, एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, कौन सा वाला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ये फॉर्मूला अगर आपको पता है, पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। सबसे पहले हम इन सबके फैक्टर्स करेंगे, इन सबके फैक्टर, यानी एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4, एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 को जब हम लिखेंगे तो हम क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम। ठीक है, इसमें मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा। अब इस पे हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए प्लस बी यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ए माइनस बी क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब वापस से इसके ऊपर वही फॉर्मूला अप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का एक्स ए प्लस बी और ए माइनस बी, और ये आपका ऐसे ही रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ओके, ठीक है, तो इसके फैक्टर्स हमारे ये हो गए। अब अगला टर्म क्या थी हमारी, एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8, एक्स की पावर 8 माइनस वाई की पावर 8। ठीक है, हमारी ये टर्म है। अब इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको भी सेम ऐसे लिखेंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं एक्स टू दी पावर 4 का स्क्वायर माइनस वाई टू दी पावर 4 का स्क्वायर, ये हम ऐसा लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, अब इसको भी ऐसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे एक्स टू दी पावर 4 माइनस वाई टू दी पावर 4 और x टू दी पावर 4 प्लस y टू दी पावर 4। अच्छा, अब देखो x टू दी पावर 4 माइनस y टू दी पावर 4 के आपने फैक्टर करे थे, ये वाले आए थे, नीचे आए थे। ठीक है, इसको डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे, क्या हो जाएगा, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये होगा इसके फैक्टर, इस टर्म के, सिर्फ इस टर्म के आपके फैक्टर हो गए। और ये वाली टर्म हमारी ऐसी की ऐसी आ जाएगी, एक्स टू दी पावर 4 प्लस वाई टू दी पावर 4। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर, तो क्या हो जाएंगे, ये तो वही हो जाएगा एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब आपको पूछा गया है
कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब आप ये टर्म है, एक हमारे पास ये फैक्टर है, एक हमारे पास ये है, एक हमारे पास ये है, आपको देखना है इसमें से कॉमन फैक्टर कौन से है। कॉमन कौन से फैक्टर है, देखो एक्स प्लस वाई की टर्म यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, सॉरी ये है, ये वाली टर्म है, एक्स प्लस वाई की टर्म यहाँ है और यहाँ भी है। तो क्या आंसर हो जाएगा, एक तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई की टर्म, ठीक है। फिर एक्स माइनस वाई की टर्म यहाँ भी है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो एक्स माइनस वाई। तो कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे हमारे, एचसीएफ क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई। कैसे करा हमने, सबके फैक्टर्स करे, जो कॉमन फैक्टर्स है उन्हें लिख लिया, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमारे कौन से हो जाएंगे, इन तीनों के एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, पेन पेपर लेके बैठिएगा, ये क्वेश्चन आपके साथ साथ सॉल्व करिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2x माइनस 3y प्लस 7z और y 4z माइनस 5x के योगफल को 12x माइनस z से घटाए। ओके फाइन, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इनको ऐड कर लेंगे, इसको और इसको ऐड कर लेंगे और हम इसमें से हमें घटाना है। ठीक है, कोई ज्यादा प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, पहले हम इसको ऐड कर लें फिर हम इसको घटाएंगे, यही कर लेते हैं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है। ठीक, 2x माइनस 3y प्लस 7z। ठीक है, इसको किसके साथ ऐड करना है, इसको ऐड करना है 4z माइनस 5x के साथ। ठीक है, चलो इसको ओपन कर लो, -3y प्लस 7z प्लस 4z माइनस 5x। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, इसके बाद एक्स एक्स वालों को ऐड करेंगे, वाई वाई वालों को ऐड करेंगे, मतलब नॉर्मल सॉल्व करेंगे। एक्स क्या है, ये 2x है, ये -5x है, क्या हो जाएगा, माइनस का 3x हो जाएगा। y क्या है, y हमारे पास सिर्फ एक ही है, -3y है, और z क्या है, 7 है, 4 है, 11 हो जाएगा, प्लस का 11z हो जाएगा। देखो हमारे पास इसका एडिशन क्या है, ये हमसे क्या बोला गया, इसके योगफल को इसमें से घटाना है। अब किस में से घटाना है, हमने 12x माइनस z में से हमने क्या घटाना है, माइनस का 3x माइनस का 3y प्लस का 11z। देखो माइनस बाहर है, अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 12x माइनस z प्लस 3x प्लस का, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 3y, और ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस हो जाएगा 11z। बस आपने क्या करना है, एक्सेस वालों को ऐड कर देना है, वाई वाई वालों को ऐड कर देना है और आंसर निकल जाएगा। ठीक है, देखो 12 और 3 15, 15x हो जाएगा, ये रहा 12, ये रहा x, 3x हो जाएगा 15x। ठीक है, y हमारे पास एक ही है, प्लस का 3y, और ये हो जाएगा ये क्या है, -z और -11z हो जाएगा -12z। तो क्या आंसर हो जाएगा 15x प्लस 3y माइनस 12z, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक सेकेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1, y अपॉन 2 प्लस 2z इज इक्वल्स टू 1, z बाई 2 प्लस 2x का मान हमें बताना है। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है हम पहले वो देख लेते हैं। हमें गिवन है x अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, गिवन है x अपॉन 2 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 1। जब हम इसको सॉल्व करेंगे फर्दर तो क्या होगा, देखो कॉमन ले लो, क्या आ जाएगा, 2y कॉमन आ जाएगा, अब इधर आ जाएगा xy और इधर आ जाएगा 4, ये हो जाएगा 1। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा xy प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y। ठीक है, क्या हो जाएगा xy प्लस 4 इज इक्वल्स टू 2y। अब इसमें y की वैल्यू निकाल लो, 2y ये रहा और xy ये रहा। ठीक है, 2y ये रहा और xy ये रहा, एक साइड ले जाओ, 2y माइनस xy इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा। y कॉमन ले लो, 2 माइनस x इज इक्वल्स टू 4, और y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपॉन 2 माइनस एक्स। ठीक है, ये समझ में आया, हमने कुछ नहीं करा, कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद हमने इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दी, एक्स वाई माइनस प्लस 4 इज इक्वल टू 2y आ गया, 2y से y एक तरफ कर लिए, कॉमन ले लिया y, हमारा आंसर y हमारा वैल्यू निकल गई। तो y की वैल्यू इसे हम इक्वेशन 1 मानेंगे। ठीक है, y की वैल्यू हमने यहाँ से निकाली। सेकंड हमारे पास क्या है, सॉरी सेकंड है y बाई 2 प्लस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 1। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या इक्वेशन दे रखी है, सेकंड हमें दे रखी है y बाई 2 प्लस 2 अपॉन z इज इक्वल टू 1। इसको भी ऐसे सॉल्व करके हम y की वैल्यू निकाल देंगे, y के टर्म्स में निकालेंगे, जैसा भी रहेगा, क्योंकि इसमें हमारे दो है ना, तो हम y के टर्म्स में निकालेंगे या हम y की वैल्यू निकालेंगे, वो देख लेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसमें भी हमारा, इसे हम कॉमन लेंगे, ये 2z हो जाएगा, इस साइड चला जाएगा, और ये yz हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा yz प्लस 4 इज इक्वल टू 2z। ये हमारी एक दूसरी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है,
इसमें भी हमने सेम काम करा जो हमने यहाँ पे करा था। इसमें हमने बस यहाँ तक इक्वेशन जोड़ दी, y की वैल्यू निकाली। अब हम क्या करेंगे, जो इस y की वैल्यू होगी हम इसमें रख देंगे। y की वैल्यू इक्वेशन 1 से इक्वेशन 2 में रखने पर, ठीक है, हम वैल्यू रखेंगे, आंसर निकाल लेंगे। तो क्या रखेंगे, y की जगह क्या है, 4/2 माइनस एक्स, तो यहाँ पे रखो। तो 4/2 माइनस एक्स इंटू जेड प्लस 4 बराबर 2z, ठीक है। अब बस हमने क्या करना है, बस इसे सॉल्व करना है, आंसर निकाल देना है। सॉल्व करो। तो 4z/2 माइनस एक्स प्लस 4 बराबर 2z। अब इसका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, एलसीएम लेने के बाद क्या करेंगे, इसको एलसीएम लेंगे, ये क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा 4z प्लस यहाँ से 8 आ जाएगा, 4 दूनी 8, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4x बराबर 2x z, और ये 4z हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ही लिखते हैं। इसको यहाँ पे आपने क्या करना है, पहले इसका एलसीएम लेना है और इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये टर्म आ जाएगी आपकी 4z प्लस 8 माइनस 4x इज इक्वल्स टू 4z माइनस 2xz। क्या करा हमने, क्या करा, इसका एलसीएम ले लिया डायरेक्ट, इसका एलसीएम लेके और इसको, इस टर्म को यहाँ पहुंचा दिया, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकालेंगे, ठीक है। चलिए, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये 8 माइनस 4x हो जाएगा, 4x इज इक्वल टू ये वाले टर्म यहाँ पर ले जाएंगे, ये 4z है, ये जाके यहाँ पे माइनस का 4z हो जाएगा, और ये दोनों टर्म हमारी कैंसिल आउट हो जाएंगी। जब ये कैंसिल आउट हो जाएंगी, इसे यहाँ से कैंसिल आउट कर देते हैं, क्योंकि ये टर्म जब हमारी यहाँ पे जाएगी माइनस में चली जाएगी, ठीक है। 4z माइनस 4z हमारा 0 बन जाएगा, तो ये हमारा 2xz हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया। अब इसके अलावा, इसके बाद हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले लेंगे, क्या हो जाएगा, 4 माइनस 2x बराबर माइनस का x z हो जाएगा। 4 माइनस 2x बराबर एक्स जेड, 2x की वैल्यू निकाल देंगे, 2x की वैल्यू हो जाएगी 4 प्लस एक्स जेड, 2x यहाँ आ गया, ये यहाँ चला गया, ठीक है। तो 4 तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, 2x हो गई, ये 4 हो गई, ये हमारी एक्स जेड हो गई। हम 2x से इसको डिवाइड मार देंगे, तो 1 बराबर 4/2x और एक्स जेड अपॉन 2x, ठीक है। x से x कैंसिल हो जाएगा इसमें, और यहाँ पे 2 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच रहा है, 2/x प्लस z/2 इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। हमसे क्या पूछा गया था, z/2 प्लस 2/x की वैल्यू ही पूछी गई थी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया, क्या वैल्यू आ गई वाली हमारी, 1 आ गई, ठीक है। जो दिया गया था हमने उसी के टर्म्स में आंसर निकाल दिया, तो हमारी क्या वैल्यू आ गई, 1 आ गई, यानी बी हमारा सही आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3.5x इज इक्वल्स टू 0.07y, तो y माइनस एक्स डिवाइडेड बाय y प्लस एक्स का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे इसको, चलो सॉल्व करते हैं। सॉल्व कैसे करेंगे, इसे हम करेंगे, हमें क्या दिया है, 3.5x बराबर 0.07y, ये हमें दे रखा है। हम x अपन y की वैल्यू निकाल देंगे, x अपन y की वैल्यू इससे निकल जाएगी, क्या हो जाएगा, 0.07 अपॉन 3.5, ठीक है। इसमें तो कोई इशू नहीं है आपको, ये आ जाएगा। क्या करा मैंने, एक्स वाई को इधर ले गई और इस टर्म को इधर ले गई, बस अब क्या करना है, इसे 2 0 हटाए, यहाँ पे ये हट गया, ठीक है। तो हमारा ये हो गया 7/350। 7/350 को क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 1/50, ठीक है। 7×5 = 1/50, तो x अपॉन वाई की वैल्यू हमारी क्या हो गई, 1/50, 1/50। अब हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया क्वेश्चन में, y माइनस एक्स अपॉन वाई प्लस एक्स की वैल्यू क्या होगी। देखो, अगर इस टर्म्स में देखें, x अपॉन वाई बराबर, x अपॉन वाई बराबर 1/50, ठीक है। तो अगर x 1 है, y 50 हो जाएगा, x 1 है, y 50 है, बस ये वैल्यू यहाँ पे रखो, आंसर निकाल लो। तो y की वैल्यू क्या रखेंगे हम, 50 रखेंगे, x की वैल्यू क्या रखेंगे, 1 रखेंगे, 50 प्लस 1, तो क्या हो जाएगा, ये हमारा 49 हो जाएगा, ये हमारा 51 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, 49/51। तो y माइनस एक्स अपन y प्लस एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 49/51। कैसे रखी हमने, x की वैल्यू अगर 1 है, y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50 हो जाएगी, ठीक है। दोनों का रेशियो हमने निकाला था, x अगर 1 है, y हमारा 50 हो जाएगा, आंसर हमारा निकल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेन पेपर लेके बैठना ताकि आप क्वेश्चन साथ में सॉल्व कर सको, ठीक है।
एक त्रिभुज की भुजाओं की लंबाई 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। लास्ट 24 का जो हमने क्वेश्चन करा है, सेम क्वेश्चन पेपर हमारा, सेम क्वेश्चन हमारा आया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट से आया हुआ है, और पिछली बार तो 2 बार आया था ये क्वेश्चन। ठीक है, तो क्या करना है आपने, एस निकालना है। पहले एस निकालेंगे, अर्थ परिमाप। एस निकालने के बाद हम कौन सा हेरोन्स फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकाल देंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। एबीसी की वैल्यू क्या दे रखी है, एबीसी की वैल्यू दे रखी है हमें 5, 7 और सी की क्या है 10। ठीक है, चलो 5, 7 और 10, तो हमारा एस निकाल लेंगे। एस क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। 5, 7 और 10 था ना, 5 प्लस 7 प्लस 10 बटे 2, कैंसिल हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 22 बटे 2 यानी 11। ठीक है, एस की वैल्यू हमारी 11 निकल गई। अब हम जो एरिया का फॉर्मूला होता है, हीरोन्स फॉर्मूला, वो लगाएंगे। क्या क्या होगा, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। देखो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो ना पीरियड के, तो प्रीवियस ईयर पेपर जरूरी इसलिए हो जाते हैं क्योंकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न से आपको पता लग जाता है, बहुत सारे रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। वैल्यू चेंज हो रही है, ए प्लस बी प्लस सी की कॉन्सेप्ट वही लग रहा है। तो लास्ट क्वेश्चन में भी हमने ये काम किया था, लास्ट क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, तो आपको पता लग जाता है, तो आपने प्रीवियस ईयर पेपर जरूर करके जाना है। चलो एस की वैल्यू हो जाएगी 11, 11, 11 माइनस ए की वैल्यू क्या थी 5, 11 माइनस बी की वैल्यू 7 और 11 माइनस सी की वैल्यू 10। ठीक है, बस अब क्या करना है, आपने आंसर निकाल देना है। सॉल्व करो इसको। ये 11 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा। तो ये हमारा टोटल कितना हो जाएगा, इसका जब आप सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा अंडर रूट 266, 2√66 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखो कैसे आया। अब आप ये मत पूछना ये कैसे आया, ये देखो 4 यहाँ पे था और ये आपका 11 इंटू 6 हो जाएगा, 66 हो जाएगा। 4 हमने बाहर निकाल लिया, √2 हो जाएगा। ठीक है, रूट से बाहर निकाला 2 हो जाएगा, तो रूट रूट टू 66, 2√66, तो क्या आंसर हो जाएगा 2√66, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारस एक काम को पारस एक काम 40% 8 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि दीप्ति और पारस मिलकर उस काम को 10% एक दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, काम को पूरा करने के लिए अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय ज्ञात करो। ठीक है, देखो फॉर्मूला क्या होता है हमारा, फॉर्मूला हमारा होता है कुल कार्य बराबर दक्षता, मतलब प्रतिदिन किया गया कार्य, दक्षता ये तो कहलाती है, और कुल समय, कितना समय लिया गया। अब देखो हमसे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि पारस एक काम का 40% 8 दिनों में पूरा करता है। ठीक है, पारस क्या करता है कि 8 दिनों में 40% करता है। जो पारस को मैं पी लिख दे रही हूँ। ठीक है, पी क्या करता है, 40% काम पूरा करता है कितने दिनों में, 8 दिनों में, सॉरी 10 दिनों में नहीं, 8 दिनों में, 8 दिनों में। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम करेगा, एक दिन में क्या करेगा, 40% बाय 8, दैट इज एक दिन में वो 5% काम करता है। ठीक है, ये पारस का हो गया। दीप्ति और पारस मिलकर उस काम का 10% एक दिन में पूरा करते हैं। तो दीप्ति का डी लिख देते हैं, डी प्लस पी। दीप्ति और पारस जब अगर मिलके काम करेंगे तो कितना करते हैं, 10% काम करते हैं एक दिन में। ये लिखा हुआ है ना, एक दिन में कितना काम करते हैं, 10% काम करते हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखो पारस अकेला करता है 5%, दीप्ति प्लस पारस 10% काम करते हैं। तो दीप्ति का काम हम निकाल लेंगे। दीप्ति क्या काम करती है, टोटल में से हम पारस का काम माइनस कर देंगे, दीप्ति का काम निकल आएगा। तो 10% में से अगर हम 5% माइनस करते हैं तो 5%, दीप्ति का जो प्रतिदिन काम है वो कितना है, एक दिन में कितना काम करती है, 5% काम करती है। ठीक है, अगर मैं ये बात मानूं कि पूरा काम हमारा क्या था, पूरा काम क्या था, 100% था, क्योंकि हमसे क्या पूछा गया, काम को पूरा करने में अकेले दीप्ति द्वारा लिया गया समय क्या होगा, अकेले दीप्ति द्वारा। ठीक है, पूरा काम था 100%, दीप्ति एक दिन में करती है 5%, तो पूरा काम कितने दिन में करेगी, तो पूरा काम दीप्ति का जब हम निकालेंगे, पूरा काम दीप्ति का जब हम निकालेंगे तो 100% बाय 5%, यानी 20 दिन में वो काम पूरा कर देगी। कितने दिन में काम पूरा करेगी दीप्ति, 20 दिन में काम पूरा करेगी, यानी हमारा डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, साथ साथ क्वेश्चन सॉल्व करते रहेगा ताकि आपको सॉल्व करने का तरीका आ जाए और काम आपका हो जाए। ठीक है, ये थोड़ा क्वेश्चन आपका ट्रिकी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, 725 मीटर लंबी रेलगाड़ी 48 सेकंड में 235
मीटर लंबी सुरंग को पार करती है रेलगाड़ी की चाल हमें बतानी है। ठीक है, 83 क्वेश्चन है। देखो एक चीज देखो, सुनो मेरी बात। एक ही सुरंग है, मान लिया यहाँ से यहाँ तक सुरंग है, रेलगाड़ी, अब एक रेलगाड़ी को क्या करना पड़ेगा, सुरंग को पार करना है। सुरंग को पार करने का मतलब क्या होगा, यहाँ से रेलगाड़ी चलेगी, यहाँ तक पहुंचेगी, यहाँ पे जैसे अगर मान लिया इंजन ये रहा, गाड़ी का इंजन ये रहा, यहाँ तक पहुंचेगी, और यहाँ तक पहुंचने के बाद फिर वो जब वो आगे बढ़ेगी, जब रेलगाड़ी आगे बढ़ेगी और आखिरी डब्बा जो होगा वो यहाँ तक पार कर जाएगा, तभी हम कहेंगे रेलगाड़ी ने सुरंग को पार कर लिया। ठीक है, ऐसा तो नहीं है सुरंग से बाहर उसका इंजन निकला और हम कहेंगे रेलगाड़ी ने पार कर लिया, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब क्या है मेरा कि देखो, हम जब इसमें दूरी नापेंगे तो क्या करेंगे, रेलगाड़ी ने सुरंग को पार कर लिया, यानी उसने क्या कवर करा है, सुरंग की लंबाई और प्लस अपनी लंबाई। देखो रेलगाड़ी ने जब चलना स्टार्ट करा, यहाँ से स्टार्ट करा था, इस पॉइंट पे पहुंची, इस पॉइंट पे निकलने के जब उसका इंजन बाहर निकला है, जब उसका इंजन बाहर निकला उसके बाद जब वो पूरी रेलगाड़ी बाहर निकल गई, आखिरी डब्बा यहाँ तक पहुंच गया, तब हम कहेंगे ना कि रेलगाड़ी जो है, रेलगाड़ी ने सुरंग को पार कर लिया। ठीक है, तो रेलगाड़ी की अपनी सॉरी सुरंग की अपनी दूरी जो मतलब अपनी जो पूरी लंबाई है वो, और यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी की पूरी लंबाई है वो, समझ में आया, यहाँ से यहाँ तक रेलगाड़ी की पूरी लंबाई है वो, तब आप कहेंगे कि पूरी दूरी कितनी होगी। तो रेलगाड़ी कितनी लंबी है, 725 मीटर, और सुरंग कितनी लंबी है, 235 मीटर। टोटल हमारे पास जो दूरी निकल कर आएगी, जो हम इसमें दूरी लगाएंगे, तो दूरी क्या होगी हमारी, दूरी हमारी होगी 725 प्लस 235 मीटर, तो क्या हो जाएगी हमारी टोटल 960 मीटर हमारी दूरी हो जाएगी। हमें इस दूरी को पार करने में कितना समय लगा है, 48 सेकंड का समय लगा है, समय लगा है, यानी हमारा क्या हो जाएगा, 48 सेकंड हमारा समय हो जाएगा। बस अब हमने क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। ठीक है, दूरी कितनी है, 960 मीटर है, समय कितना लगा, 48 सेकंड लगा है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका कट जाएगा, 20 आ जाएगा, 20 मीटर पर सेकंड। ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड, पर हमसे क्या पूछा है, किलोमीटर पर आर में पूछा है। किलोमीटर पर आर में जब पूछते हैं तो हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 18/5 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे इसको, तो एक किलोमीटर पर आर में बन जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, इसका आंसर हो जाएगा 5 चौक 20, तो ये 72 हो जाएगा। आंसर किस टर्म में पूछा गया है पहले वो याद रख लेना, क्या आंसर हो जाएगा, 72 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा हमारा आंसर। देखो जिसको ये चीज समझ नहीं आई, एक चीज दोबारा समझो, पूरी सुरंग है आपकी, ठीक है, इन रेलगाड़ी ने यहाँ से चलना स्टार्ट करा, स्टार्ट करा, स्टार्ट करा, हम कब मानेंगे, जब सुरंग को पार कर लिया रेलगाड़ी ने, क्योंकि इसने बोला पार कर दिया, तो पार कब करेगी, जब रेलगाड़ी पूरी बाहर निकल जाएगी। इसका मतलब दूरी कितनी तय करी रेलगाड़ी ने, अपनी जो अपनी डिस्टेंस है, सॉरी, जो अपनी जो सुरंग की डिस्टेंस है वो, और प्लस अपनी डिस्टेंस है वो, तो दूरी हमारी टोटल ऐड हो जाएगी। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है ये, cosec x प्लस cot x प्लस 1 इंटू sec x माइनस tan x माइनस 1 इज इक्वल्स टू क्या होगा। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट पेज पे करते हैं। क्या था हमारा, cosec x प्लस cot x प्लस 1, और क्या था, sec x माइनस tan x माइनस 1, यही क्वेश्चन था ना, cosec x प्लस cot x प्लस 1, हाँ ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, देखो जब ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो हम कोई एक वैल्यू रख लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया लेट x इज इक्वल टू 45 डिग्री, बस x की जगह हम 45 डिग्री रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा cosec 45 डिग्री। ऐसे क्वेश्चन हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं, एक कोई नंबर मान लेंगे, वैल्यू मान लेंगे, और उससे हम रख के आंसर निकाल देंगे, एंगल मान लेंगे। ठीक है, sec 45 डिग्री माइनस tan 45 डिग्री माइनस 1, चलो आंसर लगा देते हैं। cosec 45 क्या होगा, √2 हो जाएगा, cot 45 क्या होगा, 1 हो जाएगा, और ये 1 है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये आपका √2 माइनस 1 और प्लस ये हो जाएगा -1। ठीक है, इसकी √2 -1 और -1, अब बस क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √2 प्लस 2, और ये हो जाएगा √2 और -1 -1 -2, तो ये आपका फॉर्मूला नहीं हो गया, जैसे हमने अभी पीछे पढ़ा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, √2, बी की वैल्यू क्या है 2, आंसर हो जाएगा √2 का स्क्वायर प्लस सॉरी माइनस, एक सेकेंड, हाँ -2 का स्क्वायर, √2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 होगा, मैंने कल ही बताया,
रूट को जब 2 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या होता है, जैसे हमने पिछली बार कल पढ़ा था, √2 × √2 बराबर √5 × √5 क्या होता है, 5 होता है। सेम ऐसे ही √2 × √2 क्या होगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये हो जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 4 हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, -2। क्या आंसर है, -2। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज एबीसी में कोणों का अनुपात 4:3:5 है, तो कोण ज्ञात करना है। कोणों का अनुपात दे रखा है, हमें कोण ज्ञात करना है। ठीक है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखो कोणों का अनुपात दे रखा है 4:3:5। मतलब अगर एक त्रिभुज हमारा एबीसी है तो इसमें जो ए होगा वो क्या होगा, 4x होगा, बी हमारा क्या होगा, 3x होगा, और सी हमारा क्या होगा, 5x होगा। ठीक है, एक्स की टर्म में मान लेंगे इसको। कोई 4x होगा, 3x होगा और 5x होगा। तो हमारा एबीसी के कोणों का अनुपात तभी तो निकलेगा 4:3:5। ठीक है, ओके। अब हम क्या करेंगे, अब हम कोई चीज पता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो अगर एबीसी हमारे 3 कोण हैं, तो एंगल ट्रायंगल एबीसी में क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बराबर क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस वैल्यू रख देंगे, आंसर निकाल देंगे। एक्स ए की वैल्यू क्या है, 4x, बी की 3x और सी की 5x बराबर 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 12। 12x बराबर 180 डिग्री। तो x की वैल्यू क्या निकल जाएगी, 15 डिग्री। x की वैल्यू 15 डिग्री है। अब x की वैल्यू आप यहाँ रखो, x की वैल्यू 15 है तो a क्या हो जाएगा, 4 × 15 दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 × 15, 3x है ना, 3 × 15 यानी 45 डिग्री, और c की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 5 × 15 यानी 75 डिग्री। ठीक है, 60, 45, 75 का आंसर है 60, 45, 75 यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक त्रिभुज की भुजाओं के मापों का अनुपात 3:4:5 है, यह किस प्रकार का त्रिभुज है। ठीक है, तो इसे भी हम एक्सपैंड क्या करेंगे, तो भुजाएं कौन सी कितनी हो जाएंगी, देखो भुजाओं की मापों का अनुपात क्या है, 3:4:5। तो त्रिभुज की भुजाएं क्या हो जाएंगी हमारी, भुजाएं हमारी हो जाएंगी 3x, 4x और 5x। ठीक है, ये हो जाएंगी क्योंकि उनका अनुपात क्या है, 3:4:5। हमें पता है पाइथागोरस जब हम लगाते हैं, पाइथागोरस जब हम लगाएंगे तो क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है। कर्ण क्या है हमारा, सबसे बड़ी भुजा 5x, 5x का स्क्वायर बराबर 3x का स्क्वायर प्लस 4x का स्क्वायर। तो 5x का स्क्वायर 25x स्क्वायर हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा 3 3 9 9x स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा 4 है ना, ये 4x से 4 4 16x स्क्वायर। तो 25x स्क्वायर की वैल्यू बराबर आ गई 25x स्क्वायर की वैल्यू के। यानी आपका क्या हुआ, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार प्लस लंब के स्क्वायर के लिए। यानी आपका ये त्रिभुज कौन सा होगा, ये आपका होगा समकोण त्रिभुज। कौन सा होगा, समकोण त्रिभुज होगा। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि कर्ण का स्क्वायर बराबर आ गया है आधार प्लस लंब के स्क्वायर के। तो ये क्या होगा, समकोण त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, आंसर समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी बहुभुज के अंतः कोणों और बहिष कोणों का अंतर 36 डिग्री है, तो बहुभुज के भुजाओं की संख्या क्या होगी। ठीक है, आपने, आपका क्वेश्चन क्या है कि अंतः कोण और बहिष कोणों का अंतर 36 डिग्री है। ठीक है, यानी अंतः कोणों को हम मान लेते हैं इंटरनल एंगल यानी आई मान लेंगे, बहिष कोण को हम मान लेंगे एक्सटर्नल एंगल यानी ई मान लेंगे। तो मैं इसको आई बोल रही हूँ, इसको ई बोल रही हूँ। ठीक है, तो हमें बोला गया है कि अंतर क्या है, 36 डिग्री, यानी आई माइनस ई का जो वैल्यू दे रखी है हमें क्या दे रखी है, 36 डिग्री दे रखी है। ओके, हमें एक फॉर्मूला पता है, हमें एक चीज पता है कि इंटरनल एंगल बहुभुज में क्या होता है, इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल, यानी अंतः कोण प्लस बहिष कोण कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। इंटरनल एंगल प्लस एक्सटर्नल एंगल कितने होते हैं, 180 डिग्री होते हैं। ये हमारा रूल कहता है। ठीक है, ओके, हमें आई प्लस सी की वैल्यू पता है, आई माइनस सी की वैल्यू पता है। बस क्वेश्चन इक्वेशन 1 मानेंगे, इक्वेशन 2 मानेंगे। हम क्या करेंगे, इक्वेशन पहली को माइनस कर देंगे इक्वेशन दूसरी से, ई से ई कट जाएगा तो 2i की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 216 हो जाएगा। तो i की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी, 216/2 यानी हमारी 108। तो i की वैल्यू यानी इंटरनल एंगल हमारा क्या आ गया, 108 डिग्री आ गया। अब जब इंटरनल एंगल 108 डिग्री है तो एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, एक्सटर्नल एंगल निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 180 डिग्री टोटल होता है। ये वैल्यू रख दो यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे वैल्यू रखो, पुट इन इक्वेशन 2, यानी इक्वेशन 2 में रखो इसको। तो क्या आंसर, ई की वैल्यू निकालो, ई क्या हो जाएगा 180 माइनस 108 डिग्री।
क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 72 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास दोनों एंगल निकल कर आ गया कि अंतःकोण कितना है और बाह्य कोण कितना है। ठीक है, 72 और 108। अच्छा, हमसे पूछा क्या गया, हमसे पूछा गया भुजाओं की संख्या। ठीक है, तो भुजाओं की संख्या का जो फॉर्मूला होता है की संख्या क्या होती है, वो हमारी क्या होती है, भुजाओं की संख्या होती है 360 डिग्री अपॉन एक्स। और एक्स हमारा होता है छोटा वाला एंगल, एक्स हमारा होता है छोटा वाला। छोटा वाला कौन सा है हमारे इसमें से, 72 डिग्री। एक्स क्या है, छोटा एंगल है ना। ठीक है, तो 72 डिग्री, तो हम 72 से इसे डिवाइड कर देंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा, 36 और 72, ये हो जाएगा 5 बार कटेगा। ठीक है, 5। तो भुजाओं की संख्या कितनी आ गई, 5 आ गई। डी हमारा सही आंसर आ जाता है। ठीक है, डी हमारा सही आंसर इसमें हो जाएगा। हमने क्या करा है, हमने जो दे रखा था उसको लिखा, रूल लिखा, और दोनों में से दोनों को घटा के आई और ई की वैल्यू निकाल दी, मतलब इंटरनल एंगल और एक्सटर्नल एंगल निकाला हमने इस क्वेश्चन में। फिर हमने क्या करा, भुजाओं की संख्या निकालनी थी, 360 अपॉन एक्स। एक्स हमारा छोटा एंगल होता है, छोटा एंगल 108 और 72 में कौन सा होता है, 72 होता है। 72 लगा, आंसर निकाल दिया। ठीक है, आई होप समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 क्वेश्चन है हमारा। यदि संख्या 648 4 5 6 8 से विभाज्य है, y का न्यूनतम मान क्या करें। देखो, विभाज्यता का लास्ट टाइम कौन से थे, 11 से जो विभाज्य है वो, और एक हमारा आया था 9 से विभाज्य, कौन सी संख्या है वो। ठीक है, आज हमारा डिविजिबिलिटी रूल आ गया 8 का। तो 8 से कौन सी संख्या विभाज्य होती है, देखो 8 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि अगर हमारे पास कोई संख्या है और उसके अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हैं, तो संख्या हमारी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या बोला मैंने, संख्या है अंतिम 3 अंक जो है 8 से विभाज्य है, तो संख्या 8 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। अंतिम 3 अंक देखेंगे, 4 y और 6, अगर ये 8 से विभाज्य है, इसका मतलब ये पूरी संख्या हमारी 8 से विभाज्य हो जाएगी। और जो कि हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि 8 से विभाज्य है, इसका मतलब 4 y और 6 ये जो है ये 8 से विभाज्य होना चाहिए, होना चाहिए ना, तभी तो पूरी संख्या 8 से विभाज्य होगी। ठीक है, हमसे पूछा है y का न्यूनतम मान कितना होगा। देखो, सबसे पहले इसकी ट्रिक क्या है वो समझ लेते हैं। y में देखो, हम इस y से अगर हम न्यूनतम मान सोचे, क्या हो सकता है, 0 हो सकता है। 0 हमें ऑप्शन में दिया है, नहीं दिया है। 1 दिया है, उसका ज्यादा आगे 1 दिया है, हाँ 1 दिया है, 1 लगा के देख लो। 416 लगा के देख लेते हैं। 416 के 8 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, 52 टाइम्स होता है। तो y की न्यूनतम वैल्यू क्या हो सकती है, 1 हो सकती है। ठीक है, आंसर हमारा हो जाएगा सी। ठीक है, अगर जैसे मान लिया 1 नहीं दिया होता और कोई और नंबर दिया होता, तो आप ऐसा मत करना कि 0 से स्टार्ट करा, 1 2 3 4 5 ऐसे लेके चले गए। पहले आप ऑप्शन में देख लो सबसे न्यूनतम अंक क्या है, क्योंकि हमसे न्यूनतम मान पूछा है, न्यूनतम अंक क्या है हमारा, वो देख लेंगे, उसे एक बार करके देख लेंगे, आंसर हमारा निकल जाएगा तो ठीक है, वरना अगला अंक देख लेंगे। ठीक है, ओके। 89 क्वेश्चन है हमारा। 52 माइनस 8 - 20 पर ये मॉड में है, का मान क्या होगा। देखो, मॉड में अगर कोई नंबर रहेगा आपका, ठीक है, 8 - 20 है, जैसे ये हमारा मॉड में है। अगर मॉड में कोई नंबर रहेगा, जब वो बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव फॉर्म में निकलेगा। ठीक है, तो 8 - 20 क्या होगा, -12 हो जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा माइनस माइनस 12। ये मॉड है, सॉरी ब्रैकेट नहीं है, मॉड है ये। ठीक है, ये हमारा मॉड है। जब आप मॉड से -12 को निकालोगे, तो ये जो होगा ये 12 निकलेगा, ये -12 नहीं होगा। मॉड की जो वैल्यू होती है वो पॉजिटिव हो जाती है, तो हमारा हमेशा वैल्यू जो आएगी पॉजिटिव आएगी, तो -12 12 में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ये वाला माइनस तो है ना, ये वाला माइनस है, और ये हमारी टर्म पॉजिटिव रहेगी, -12 12 हो जाएगा। तो ये हमारा ऐसे हो जाएगा, 5 - 12 क्या हो जाएगा, 40। सॉरी 5 नहीं है, ये 52 है, 5 नहीं है, 52 है, सॉरी सॉरी 52। 52 - 12 क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। देखो, ये भी हमारा लास्ट टाइम ऐसा क्वेश्चन आया था, लास्ट जब हमने सेट करा था, ये वाला क्वेश्चन आया था। देखो, ये भी कोई बड़ी वैल्यूज नहीं है, तो आप चाहे तो ऐसे ही कर सकते हैं, डिवाइड मार के कर लेंगे, तो हम डायरेक्ट डिवाइड मार के करते हैं। ठीक है, बहुत बड़ी वैल्यूज नहीं है, इतना टाइम हमारे पास रहता है। 7 है, सॉरी ये 17 नहीं है, 7 है। ठीक है, तो ये तो कटेगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 8 जा 64। ठीक है, बचेंगे कितने, 6, 0 लगा हुआ है, 0 लगाएंगे, 7 जा 56। ठीक है, 4, 0 लगाएंगे, 5 जा 40। तो ये वैल्यू आ गई हमारी 0.875। सेम जैसे आप सारी वैल्यूज निकालेंगे, तो बाकी वैल्यूज भी एक बार निकाल के देख लेते हैं, फिर उसके बाद हम आंसर निकालेंगे। ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका है 7/10, तो ठीक है, तो इसको भी निकाल लेते हैं, 10 7 पॉइंट लगाएंगे, 0 लगाएंगे,
7 जा 70। ओके, तो ये हमारी हो जाएगी 0.70। 3/4 है, डिवाइड करना आई थिंक सबको आता होगा। 7 जा 28, 2 बचेगा, 0 लगाएंगे, 5 जा 20, सॉरी। ठीक है, 0. जी आपकी हो जाएगी 0.75। एंड हमारे पास लास्ट टर्म हमारी बचती है ये वाली। ठीक है, 7 5 पॉइंट लगाए, 0 उतारा, 7 जा 49, 1 0, 1 जा 7, 3 0 और 4 जा 28। ठीक है, 2 बचेंगे, कैंसिल हो जाएगा। 0.714। हमसे बोला है कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, तो कौन सी भिन्न आपकी सबसे छोटी है, देखो ये वाली भी सबसे छोटी है, देखो 0.70। तो क्या आंसर हो जाएगा हमारा, कौन सी भिन्न सबसे छोटी है, 7/10 सबसे छोटी है। ओके, ठीक है, इजी था, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आई होगी आपको, आई होप इस क्वेश्चन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाँ, सानिया के खेले गए 27 मैचों में से 18 जीते हैं, हारे गए मैचों की संख्या दशमलव के रूप में ज्ञात करिए। ठीक है, हमें क्या बताया गया है कि सानिया ने कितने मैच खेले हैं, टोटल हमारे पास कितने मैच है, 27 मैच खेले हैं। ठीक है, 27 मैच खेले हैं, उसमें से कितने जीत गए, जीते हुए मैच कितने, 18 हैं। अगर जीते हुए मैच हमारे 18 हैं, तो हारे हुए मैच कितने होंगे, 27 - 18, यही होंगे। ठीक है, 27 - 18 मतलब 9। इसने कितने मैच हारे हैं, 9 हारे हैं। ठीक है, हमें बताना है दशमलव के रूप में। ठीक है, दशमलव के रूप में कैसे बताएंगे, कितने मैच हारे हैं, 9 हारे हैं, टोटल कितने थे, 27 थे, तो क्या आ जाएगा 1/3 विच इज 0.333। क्या आंसर हो जाएगा बी, 0.333, यानी ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। कैसे निकाला, हारे हुए मैच 9, टोटल मैच 27। ठीक है, अगर आपसे बोला जाता जीते हुए मैच तो 18/27। ओके, ठीक है, क्लियर है क्वेश्चन। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाँ, किसी वस्तु को 211.20 में बेचने पर एक व्यापारी को 12% की हानि होती है, यदि वह इसे 248.40 में बेचता तो उसे हानि या प्रतिलाभ क्या होता है। ठीक है, ये बताना है आपको। चलो, तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखो सुनो, किसी वस्तु को इतने में बेचा, ये हमारा विक्रय मूल्य हो गया। ठीक है, विक्रय मूल्य हो गया हमारा, तो हमें विक्रय मूल्य क्या दे रखा है, विक्रय मूल्य दे रखा है 211.20। ठीक है, 211.20। ठीक है, 12% की उसको हानि हुई। अच्छा, एक चीज सोच के देखो आप, 12% की हानि हुई, इसका मतलब जो ये वैल्यू रही होगी आपकी 211.20, ये क्या है, ये आपकी 88% रही होगी। ठीक है, 100 में से 12 घटे 88% आपकी वैल्यू रही होगी। अच्छा, अगर ये समझ नहीं आ रहा, एक चीज समझो, 100 रुपए की आपके पास कोई वस्तु है। ठीक है, 100 रुपए की वस्तु थी, लेकिन वो बिक नहीं रही थी, तो आपने क्या करा, उसे 80 रुपए में बेच दिया। 80 रुपए बेचा और आपको 20% की हानि हुई, ये समझ में आया। 80 रुपए बेचा, आपको 20% की हानि हुई, तो जो 80 रुपए है, वो सामान की कितनी वैल्यू है, 80% की तो वैल्यू है। 100 में से 100 रुपए में खरीदा था आपने, 80 में बेचा, 80% की वैल्यू में बेचा उसको। ठीक है, यानी आपको 20% की हानि हुई। सेम यही बात है कि 211 में उसने बेचा, 12% की हानि हुई, मतलब ये जो वैल्यू है, ये कहीं ना कहीं उस टोटल वैल्यू की, उस क्रय मूल्य की 88% रही होगी। ठीक है, ये समझ में आया। ठीक है, तो अगर वैल्यू मैंने मान लिया, क्रय मूल्य हमारा एक्स है। ठीक है, तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं एक्स की 88% रही होगी, ये समझ में आ गया ना, 88% रही होगी। अगर ये वैल्यू आपकी 88% रही है, तो बस अब क्या करना है, हमने क्रय मूल्य निकाल देना है। क्या आएगा, 211.20 इंटू 100/88। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 25 टाइम्स, ये आपका कटेगा 22 टाइम्स, जब हम इसको काटेंगे तो ये आपका कटेगा 9.6। एक्स बराबर हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, 9.6 इंटू 25 यानी 240। तो हमारे पास क्रय मूल्य क्या आ गया, ये हमारा आ गया क्रय मूल्य। जिसको भी वो कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, फिर से समझो। देखो, आपके पास 100 रुपए की कोई चीज थी,
आपके पास 100 रुपए की कोई चीज थी, आपने उसे 80 में बेच दिया, कितना घाटा हुआ? 20% का आपका घाटा हुआ। और ये वैल्यू की कीमत आपके पास कितनी आ गई, मतलब बेचने के बाद आपके पास कितनी कीमत आ गई? 80% कीमत आई उस सामान की। 100 रुपए का सामान था, 80 में बेचा, 80% कीमत आपके पास आई, 20% का आपको घाटा हुआ। ये समझ में आया? सेम वही, कोई वस्तु एक्स एक्स की रही होगी, 12% का घाटा रहा, इतने में बेची। इसका मतलब ये वैल्यू की जो कीमत होगी, जो इस वस्तु की कीमत होगी, वो 88% होगी। ठीक है, 12% की उसको हानि हो चुकी है। बस हमने क्या करा, क्रैमूल हमारा एक्स है तो एक्स का 88% निकाल लिया। हमारे पास जब हमने इसे सॉल्व करा, आंसर आया हमारा 240 हमारा क्रय मूल्य है। ठीक है, अब बात क्या आई? अब उसने बोला कि यदि वह वस्तु 248.840 में बेचता है तो उसे हानि कितनी होगी। देखो, अब नया विक्रय मूल्य क्या है? अब हमारा विक्रय मूल्य क्या है? अब हमारा विक्रय मूल्य जो है वो 248.40। अब इसका काम खत्म हो गया, इसका काम बस इतना था क्रय मूल्य निकालने का। अब उसने खरीदी है 240 में, बेचनी है उसको 248 में, यानी 248 में। फायदा हुआ, कितना हुआ? फायदा हुआ ना। तो हम लाभ लाभ परसेंटेज निकालेंगे। हमसे पूछा है कि लाभ हुए कि हानि हुई, पहली बात तो हानि वाले आंसर ही काट दो, लाभ हुआ है उसको। क्योंकि भाई देखो, 240 में खरीदा उसने, 248 में बेच दिया, फायदा हुआ ना उसको। अब कितने का फायदा हुआ? ठीक है, तो लाभ लाभ परसेंट जब हम निकालते हैं तो टोटल लाभ, ठीक है, हमने कल ये क्वेश्चन करा है, टोटल लाभ का लाभ कितना है, मतलब दोनों का डिफरेंस निकाल देंगे, हमें लाभ पता लग जाएगा। लाभ कितना है उसको, 240 में बेच खरीदा, 248.40 में बेच दिया, कितने का लाभ हुआ? दोनों एक इसमें से इसे माइनस कर दो, 8.40 का लाभ हुआ। ठीक है, और लाभ जो होता है बटे क्या होता है? क्रय मूल्य होता है। ठीक है, लाभ क्रय मूल्य पे निकलेगा 240 इंटू 100। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करो, आंसर निकाल लो, 20। चलो, ये हो जाएगा। ये आपको बच रहा है 84, ये आपका हो जाएगा 24। तो ये आपका हो जाएगा 84 24, यानी 3.5%। तो उसको लाभ हुआ, और लाभ कितना हुआ? 3.5% का लाभ हुआ, यानी हमारा क्या आंसर सही हो जाएगा? हमारा आंसर सही हो जाएगा डी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? आई होप समझ में आ गया होगा। लाभ परसेंट के क्वेश्चन हमने कल भी करे थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 93 क्वेश्चन है। एक कस्बे की जनसंख्या 224375 है। यदि यह प्रति वर्ष 4% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, करते हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कैसे करेंगे? देखो, हमने ये क्वेश्चन कल करे थे, मतलब लास्ट क्लास में जो हमने करे थे, तो हमने किस फॉर्मूले से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करे थे हमने P1 + R/100 की पावर n, इस फॉर्मूले से सॉल्व करे थे। देखते हैं क्या क्या दे रखा है। कस्बे की जनसंख्या इतनी है, मतलब स्टार्टिंग है, तो P दे रखा है हमको। ठीक है, यदि है प्रतिवर्ष 4% की दर से बढ़ रही है, यानी R दे रखा है, तो 2 वर्ष बाद इसकी जनसंख्या कितनी होगी, यानी n दे रखा है। तो हमें P दे रखा है, n दे रखा है, R दे रखा है, और हमसे A पूछा है। ए हमसे पूछा है। चलो, इस फॉर्मूले में रखते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो पी की वैल्यू रखो 224,375, और उसके अलावा 1 + R की वैल्यू 4/100/n। ठीक है, अब बस इसको सॉल्व करना है, अपने आंसर निकाल लेना है। तो 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 0, और ये हो जाएगा 25। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 224375, और ये 25, एकम 25 और एक 26, तो यानी है 20। तो ये कुछ ऐसा आएगा, ये कुछ ऐसा आएगा, 224375 इंटू, ये आ जाएगा, एन की वैल्यू क्या दे रखी है? 2 दे रखी है ना, हमने एन की वैल्यू भी नहीं रखी, 2 दे रखी है, यानी ये वैल्यू क्या आ जाएगी? 26/25 इंटू 26/25, ये वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। चलो, अब इसको सॉल्व करते हैं, इसको यहाँ से कट करते हैं 25 से, तो 5 8 सा, फिर ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा, बचेंगे 7 5। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर इसे दोबारा से 25 से कट करेंगे, तो ये आपका आ जाएगा 3 5 5, और ये हो जाएगा 9। तो ये आपका कुछ आ जाएगा 359 इंटू 26 जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 242684, यानी कहाँ है? 242684, यानी डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस आपने फॉर्मूला लगाना है, फॉर्मूला लगा के आपने आंसर निकाल लेना है। ये वाला फॉर्मूले से क्वेश्चन आपके एग्जाम में लास्ट टाइम भी पूछे गए थे, और इस बार भी आपसे पूछे गए, तो ये फॉर्मूला अच्छे से आपने देख के जाना है। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
एक चुनाव में एक उम्मीदवार एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजय हुआ। वैलिड वोट्स, यानी अगर 100 मत थे, 100 में से अगर 20% मत खराब थे, खारिज थे, कितने 80% मत आपके वैध हो जाएंगे। यानी हमारे टोटल अब जो मत होंगे, जो हमारे वोट होंगे, वो क्या होंगे, 80 होंगे। क्यों? क्योंकि हमने क्या बोला है कि 20% मत खराब थे, 80% जो वोट थे वो वैलिड थे, यानी हमारा आंसर 80 होगा। ठीक है, समझ में आया? इसका मतलब वैध मतों का मतलब आपको समझ में आ गया। तो एक चुनाव में एक उम्मीदवार 75% वैध मतों से विजयी हुआ। कुल मत कितने थे? ये हमारे हो जाएंगे 5,60,000 हमारे कुल मत थे। 15,000 मत उसमें अवैध थे। तो विजयी उम्मीदवारों को मिले वैध वोटों की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है, टोटल वोट्स कितने दे रखे हैं। टोटल हमारे पास मत कितने हैं, वो है हमारे पास 56,0,0,0,0। ठीक है, ठीक है, ओके। अब इन्होंने क्या बोला है कि इन्होंने बोला है कि इसमें से 15% मत जो थे वो अवैध थे। तो वैध कितने हुए? 15% मत अगर अवैध थे तो वैध कितने हुए? 75% हुए। ठीक है, सॉरी 85% हुए। 85% अब आपके जो मत हैं वो आपके वैध मत हुए। यानी हमारे पास टोटल वैलिड है। टोटल वैलिड कितने हैं? टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं? हमारे पास 56,0,0,0,0 का 70 सॉरी 85% हमारे पास, जो हमारे पास वैध है। समझे आप? ये मतलब अगर हमारे पास 100 वोट थे, 100 में से मैंने ये बोल दिया 20% वोट जो है वो अवैध है, तो कितने वैध हुए? 80% हुए। सेम वैसे ही अगर 15% अवैध थे तो 85% हमारे वैध मत हो गए। ठीक है, अब इसने क्या बोला, जो उम्मीदवार है वो 75% वैध मतों से विजय हुआ। मतलब जो हमारे वैध मत है इतने, उसमें से भी वो 75% से विजय हुआ। तो वो कितने प्रतिशत मतों से विजय हुआ? ठीक है, तो अगर मैंने मान लिया वो एक्स मतों से विजय हुआ, तो हमारे पास टोटल वैध मत कितने हैं? 00 इंटू 85/100। अब वो इसके 75% मत जीते हैं उसने, तो 75/100। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे और आंसर निकाल लेंगे। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 20, और ये आपका हो जाएगा 17, और ये आपका क्या हो जाएगा 3, ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, जब इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आएगी 357,000। चाहिए तो सॉल्व कर लेना, ये आंसर आपका आ जाएगा। कैसे निकला, समझ में आ गया? टोटल वैलिड थे, मतलब देखो टोटल हमारे पास मत कितने थे, इतने थे। उसमें से उन्होंने बोला कि 15% वैलिड नहीं है, तो वैलिड कितना है? 85% हमारे पास वैलिड है। ठीक है, तो 85% हमारे पास टोटल वैलिड वोट हमारे इतने हो गए। अब इनवैलिड वोटों के 75% वोटों से वो जीता है, यानी इसका हमने 75% निकाल दिया, हमारा आंसर निकल के आ गया, यानी हमारा डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 95 क्वेश्चन, सॉरी 95 क्वेश्चन है हमारा। 6,250 की धनराशि पर 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला ब्याज ज्ञात कीजिए। देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर निकालेंगे। ठीक है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन में फॉर्मूला लगाएंगे और आंसर हम निकाल देंगे। चलो, तो क्या आंसर हो जाएगा? साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? साधारण ब्याज से आपके क्वेश्चन आते हैं, क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। ठीक है, साधारण ब्याज के क्वेश्चन है, बहुत टफ क्वेश्चन आपके नहीं आते, डायरेक्ट अपने फॉर्मूला लगाना है, आंसर निकालना है। चक्रवृद्धि ब्याज में थोड़ा सा आपने देखना पड़ेगा, पर वो भी आपसे बहुत ज्यादा टफ नहीं पूछा जाता, आपके एग्जाम में इजी ही पूछा जाता है। मूलधन है वो, एक सेकंड, ये गलत लिख दिया, मूलधन। ठीक है, यानी प्रिंसिपल अमाउंट। आप इसे P इंटू आर इंटू टी अपॉन 1000 ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, सॉरी। तो P हमें कितना दे रखा है, धनराशि कितनी है, प्रिंसिपल अमाउंट ये दे रखा है, यानी P हमारा ये हो गया, रेट हमारा 8% और ये हमारा हो गया टाइम T। ठीक है, तो P हमारा हो गया 6250 गुणा 12 गुणा टाइम क्या दे रखा है, 3 साल अपॉन 100। ठीक है, ओके। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो जब आप इसको सॉल्व करोगे यहाँ से ये कट हो जाएगा, और 2 पंजे 10, 2 6 12। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आंसर आएगा, 2250 आंसर आ जाएगा आपका, यानी हमारा ए सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमारा ए सही आंसर हमारा हो जाएगा। ठीक है, 2250। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
वाला क्वेश्चन तो इजी था। ठीक है, 96 क्वेश्चन करते हैं। 96 क्वेश्चन है हमारा। मीना ने बैंक से ये कितना लिया इसने, 2,75,000 का लोन लिया है। ठीक है, लोन उसने लिया 2,75,000 का। उसने 8% की वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान किया और 3 वर्ष में पूरा ब्याज का भुगतान कर दिया। ठीक है, भुगतान करते समय उसने अपना पुराना स्कूटर तथा 3,35,000 बैंक को दिए, तो स्कूटर का कुल मूल्य आपका क्या होगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हम कैसे करेंगे, देखो फॉर्मूला वही लगेगा हमारा, सिंपल इंटरेस्ट वाला। क्या लगेगा, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। हमने पीछे जैसे जो वाला फॉर्मूला लगाया है सेम यही फॉर्मूला हम लगाएंगे, पर कैसे करेंगे सुनो। देखो, मीना ने बैंक से कितने का लोन लिया, कितने का लोन लिया, 2,75,000 का। ये हमारा पी हो जाएगा, यानी हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है। रेट हमें दे रखा है आर, ठीक है, टाइम हमें दे रखा है टी, तो हम इसमें ब्याज निकाल सकते हैं। मीना ने बैंक में इतना लिया था अमाउंट, और जब उसने वापस करा तो उसने कितना करा, 3,35,000 प्लस एक स्कूटर। ठीक है, इतना वापस करा उसने। अगर हम ये देख लें कि इस अमाउंट पे ब्याज कितना लगा है 3 साल में, ठीक है, तो उसने वापस जो उसने करना था वो उसने ये अमाउंट प्लस ब्याज अमाउंट करना था। तो अगर हमें टोटल अमाउंट पता लग जाए कि उसने कितना करना था और उसने कितना किया है, उसने ये किया है, पुराना स्कूटर दिया है और ये अमाउंट दिया है, तो अगर हम टोटल अमाउंट में से ये वाला अमाउंट घटा देंगे तो हमें स्कूटर का अमाउंट मिल जाएगा, है ना, ऐसे ऐसे हो जाएगा। तो बस हम ऐसी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, पहले हम इसमें इंटरेस्ट निकाल लेते हैं कि उसे आखिर ब्याज कितना देना था इस अमाउंट पे। ठीक है, तो 2,75,000 इंटू रेट क्या है, सॉरी रेट क्या है, 8% का रेट है, और 8% का रेट है, और कितने साल के लिए, 3 साल के लिए, 8 इंटू 3 अपॉन 100। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका कुछ आ जाएगा 66,000 का, 66,000। ठीक है, चाहिए तो आप कैलकुलेशन कर लेना, आंसर ये आएगा 66,000। मतलब अब उसे जो टोटल अमाउंट देना है बैंक को वो कितना देना है, वो देना है 2,75,000 का जो अ, हमारा प्राइमरी अमाउंट था, और उसके बाद उसने 66,000 का ब्याज भी देना है भाई इसमें 3 साल के लिए। ठीक है, फॉर्मूला याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, बहुत क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, 2,75,000 में से जब हम 66,000 को जोड़ेंगे कितना आएगा, ये आ जाएगा आपका 3,41,000। मतलब उसने ब्याज तो लिया था, उसने लोन लिया था इतना 2,75,000 का, 8% की दर से 3 वर्ष में कितना हो गया वो ब्याज, आप कितना उसको देना है वापस, 3,41,000। पर उसने दिया क्या, एक पुराना स्कूटर और 3,35,000। देना कितना था, 3,41,000। ठीक है, तो अगर मैं ये बोलूं कि 3,35,000 प्लस एक स्कूटर की कीमत जो होगी वो 3,41,000 के बराबर होगी, तो गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। ठीक है, उसने देना कितना था, 3,41,000, दिया कितना, 3,35,000 और एक स्कूटर। ठीक है, स्कूटर की कीमत निकाल दो। स्कूटर की कीमत क्या हो जाएगी, 3,41,000 में से अगर मैं 3,35,000 माइनस कर दूं तो क्या आ जाएगा, तो हमारा आंसर निकल आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6,000। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, 6,000 हो जाएगा, यानी बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आई होप आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा के विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है। ठीक है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात क्या होगा। ठीक है, अब एक बात सुनो, समझो जो बोर्ड और स्ट्रीम के क्वेश्चन है वो किस तरीके से किए जाते हैं। धारा की दिशा में जो नाव चलती है, धारा की दिशा में जो नाव चलती है, तो वो उसकी जो वैल्यू होती है, गति क्या होती है, धारा की दिशा में गति क्या होती है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, धारा की दिशा में जो नाव की गति होती है वो होती है एक्स प्लस वाई। देखो कैसे, ये देखो एक ये धारा बह रही है, ये आपकी कोई नाव है। ठीक है, ये आपकी कोई नाव है, अगर इसकी गति x है, धारा की गति यहाँ पे y है, और ये भी इसी दिशा में बह रही है, ये भी इसी दिशा में बह रही है, तो दोनों की जो गति होती है वो ऐड हो जाती है, तो धारा की दिशा में नाव की गति जो होगी वो x हो जाए, x प्लस वाई हो जाएगी। वहीं पे अगर धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति होती है, धारा की विपरीत दिशा में जो नाव की गति होती है वो हमारी x माइनस वाई होती है, यानी ये हमारी x है, अगर विपरीत दिशा में, मतलब हमारी धारा चल रही है y दिशा में, बोट चल रही है अब इस साइड पे x दिशा में, है ना,
अगर हमारी बोट अब हमारी एक्स दिशा में इस साइड चल रही, सॉरी एक सेकेंड, हमारी जो एक्स है वो विपरीत दिशा में चल रही है, यानी इस दिशा में चल रही है, तो ये दोनों माइनस हो जाएंगे, एक्स माइनस वाई, ये हमारे दो फॉर्मूला कह दो या इस तरीके से लिखते हैं, ये कह दो ऐसे लिखते हैं। ये हमारी गति है तो किलोमीटर पर आर में होती है, ये हमारी किलोमीटर पर आर में होगी, ठीक है। हमसे बोला क्या गया है कि एक आदमी को धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगता है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं कि दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की ये दिशा में अगर वो समय लगेगा, में लगा समय अगर टी है, तो धारा की विपरीत दिशा में लगा समय क्या है, उसने बोला दुगना समय लगा है। धारा की विपरीत दिशा में कितना समय लगा, 2t लगा होगा, ये तो बोला उसने कि धारा की दिशा में नाव चलाने की तुलना में धारा की विपरीत दिशा में नाव चलाने में दुगना समय लगा है, यानी वो 2t लगा होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब हमसे क्या पूछा है, शांत जल में नाव की चाल और धारा की चाल की अनुपात ज्ञात करो। शांत जल में धारा की चाल और नाव की चाल में अनुपात, यानी हमने क्या बताना है, एक्स अपन वाई बताना है इन शॉर्ट, ठीक है। धारा की चाल क्या है, वाई है, और इसकी चाल क्या है, नाव की एक्स, ठीक है। कैसे निकालेंगे, निकालेंगे कैसे, दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुणा समय, ठीक है। अब एक बात समझो कि अगर पॉइंट यहाँ पे ये है और यहाँ से यहाँ तक गई है नाव धारा की दिशा में, और यहीं से लौटी है विपरीत दिशा में, यानी दूरी हमारी सेम हो गई। अगर दूरी हमारी सेम है तो हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, धारा की दिशा में जब नाव चली तो उसकी दूरी क्या होगी, उसकी दूरी होगी x प्लस वाई इंटू टी, चाल गुणा समय। और धारा की विपरीत दिशा में जब नाव चली है तो उसकी दूरी क्या होगी, x माइनस वाई इंटू 2t। अब दोनों को बराबर रख देंगे क्योंकि दूरी हमारी बराबर है। क्या ये समझ में आया हमने क्या करा, धारा की दिशा में नाव की गति क्या थी, धारा की विपरीत दिशा में नाव की गति क्या थी, ये समझ में आ गया था। इसके बाद क्या करा, धारा की दिशा में जब नाव चली उसमें कितना समय लगा, टी लगा। धारा की विपरीत दिशा में जब नाव चली तो उसमें कितना समय लगा, 2t लगा। हमारे पास फॉर्मूला होता है दूरी बराबर चाल गुणा समय, दूरी बराबर है हमारी, तो दूरी बराबर है तो इसकी दूरी निकाल दी, इसमें भी निकाल दी, इसमें भी निकाल दी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू टी, एक्स माइनस वाई इंटू 2t। अब हम क्या करेंगे, बस इसे सॉल्व करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई, ये आपकी हो जाएगी 2x माइनस 2y, ठीक है, 2x माइनस 2y। बस हम x इधर ले आएंगे, x बराबर इधर हो जाएगा 3y, तो x अपॉन y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/1 विच इज 3:1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3:1 का आंसर हमारा हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन आई होप आपको समझ में आ गया होगा, एक बार देख लेना, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 98 क्वेश्चन, 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस साइन थीटा, इसको हमें सॉल्व करना है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखो फिर से वही फॉर्मूला आ गया, कौन सा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बस ये फॉर्मूला यहाँ भी लगाएंगे और आंसर निकालेंगे। देखो सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। 1/1 प्लस साइन थीटा और 1/1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। ये हमें क्वेश्चन दिया है, इसका एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस साइन थीटा, और यहाँ पे प्लस का साइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन थीटा और प्लस 1 प्लस साइन थीटा, ये यही ऐसा रहेगा। और ये हमारी टर्म जो है 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ये इस फॉर्मूले से आ जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्म में, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। यहाँ पे साइन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा अब आपको एक चीज पता होगी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो इसकी जगह हम क्या रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं। और ये भी पता होगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा 2 सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा सी, 2 सेक स्क्वायर थीटा, ओके। देख लो आंसर आपका ये हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा x प्लस 2y और 2x माइनस वाई, इसको सॉल्व करना है हमने, ठीक है। चलो सॉल्व करते
x प्लस 2y और 2x माइनस वाई, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, अंदर 2x² हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका माइनस का xy, ये हो जाएगा आपका प्लस का 4xy, और आपका हो जाएगा -2y²। कैसे करा? इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे करी, फिर इसकी इससे करी, और फिर दोबारा से इससे करी, ठीक है। माइनस प्लस की साइन का ध्यान रखना, गलती मोस्टली वहीं पे होती है। बस अब बस लिख दो, 2x², x एक ही है, 2x² आ जाएगा, -2y² आ जाएगा, और ये 4xy है, ये माइनस का xy है, -3xy आ जाएगा। यानी हमारा आंसर हो जाएगा प्लस का 3x, सॉरी, ये प्लस का आएगा, टर्म प्लस की आएगी, क्योंकि 4 प्लस का है ना, तो प्लस का 3xy हो जाएगा। एक यही आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी में ही है 3xy, ठीक है। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, पूरा सेट हमारा कंप्लीट हो जाएगा फिर, ठीक है। चलो सॉल्व करते हैं। हमें दे रखा है 2x - 1 इज इक्वल्स टू 8 है, तो 2x² प्लस 4x+3 का मान क्या होगा, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। नेक्स्ट पेज में करते हैं, क्या दे रखा था, 2x - 1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है, ये दे रखा था, देख लो, ठीक है। हमें बताना है 2x² प्लस 4x+3, ठीक है। 2x² प्लस 4x+3 की वैल्यू। चलो इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अच्छा, आपको एक चीज पता होगी, अगर देखो, अगर कहीं पे एक ही वैल्यू x - 1 लिखा हुआ है, फिर गुणा में घातें जुड़ती है, तो क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, a⁻−1, ऐसा कर सकती हूँ, ठीक है। बस हमने ऐसे ही करना है। 2 टू दी पावर x को के बाद हम इसे क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर x इंटू 2 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। ये टर्म पूरी एक है। अब इसमें से हम 2 टू दी पावर x कॉमन ले लेंगे, तो 1 माइनस 2 टू दी पावर -1 इज इक्वल्स टू 8, ठीक है। 2 की पावर -1 को 1/2 लिख सकते हैं, 1 - 1/2 इज इक्वल्स टू 8। एक में से आधा घटाया आधा बचा, 2 टू दी पावर x 1/2 इज इक्वल्स टू 8। तो 2 टू दी पावर x की वैल्यू क्या होगी, यहाँ से इंटू हो जाएगी, और यहाँ से इंटू होने के बाद इसको क्या लिखेंगे, अच्छा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू दी पावर 8 को हम 2 टू दी पावर 3 लिख सकते हैं। ये यहाँ पे चला जाएगा, 2 टू दी पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये समझ में आया? अब 2 की पावर x बराबर 2 की पावर 4 है, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी, है ना। देखो, पावर जब बेस वैल्यू सेम है तो पावर इक्वेट हो जाती है, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। x की वैल्यू 4 हमारी निकल आई, इस फॉर्मूले में रखेंगे, आंसर निकालेंगे। चलो, यहाँ पे हमसे पूछा है, इसमें वैल्यू पूछी है आपकी, इसकी वैल्यू, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 प्लस 3, ठीक है। 2 इंटू 16 प्लस 16 प्लस 3, दैट इज 32 प्लस 19 विच इज 51, ठीक है। तो क्या आंसर हो जाएगा, 51 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर आज हमने 100 क्वेश्चन तक कंप्लीट करे, 2023 का अपना पूरा सेट कंप्लीट करा हमने साइंस साइड का। आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, ठीक है। इसके अलावा फिर से क्या करना है आपने, अगर आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए, विद संपूर्ण व्याख्या मिलेगी आपको, एक एक क्वेश्चन की, चाहे वो रीजनिंग हो, चाहे मैथ्स हो, जो भी हो, आपकी एक एक क्वेश्चन की आपको व्याख्या मिलेगी, हिंदी होगी उसकी व्याख्या मिलेगी। कैसे मिलेगी? आपने इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उस क्यूआर पे ₹39 का आप पेमेंट करेंगे, तो आपको 2016 से 2025 तक के सारे पीवाईक्यू हिंदी मीडियम में अवेलेबल होंगे, लैंग्वेज हिंदी रहेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, लैंग्वेज हमारे पास इंग्लिश अवेलेबल नहीं है, हिंदी रहेगी, ठीक है। आपका सब्जेक्ट अगर साइंस है या आर्ट है, कोई भी है, ठीक है, दोनों के अवेलेबल हैं। और अगर आपके पास कॉमर्स है तो कॉमर्स वालों के लिए 2016 से 2023 तक के पीवाईक्यूज अवेलेबल है, ठीक है। और आर्ट वालों के लिए कितने हैं, 2016 से 2025 तक के पीवाईक्यू अवेलेबल है। करना क्या है आपने, इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, और आपको एक क्यूआर दिया जाएगा, उसमें 39 का पेमेंट करना, आपके पास एक पीडीएफ आ जाएगी, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास आपके लिए आई होप बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। क्वेश्चंस अपने साथ अपने हाथों से करना, तभी जाके आपको समझ में आएंगे, वीडियो देख के आपको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। और आपने अगर क्वेश्चंस करे हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, रिपीटेडली कुछ फॉर्मुलाज ऐसे हैं जिसके क्वेश्चन आपसे बार बार पूछे जा रहे हैं, तो वो फॉर्मुलाज आपको अच्छे से करके जाने हैं, तो आपके मार्क्स अच्छे आने के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो आई होप ये क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। थैंक यू सो मच।